तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 को। तो अब तक हमने देखा कि जिनू को एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है और उसे अपनी गिल्ड को इनवाइट करता है और उसके बदले में वो जिनू को मिशन से पहले ही 30 बिलियन देने का वादा करता है। फिर जिनू को वो थोड़ा कम लगने लगता है, जिस वजह से वो उसके ऑफ़र को ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। और तब घर आकर जब जिनू अपने डेली टास्क को पूरा कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होता है। और आखिर में उसे एक डेंजोन की की मिलती है और उसे पता लगता है कि वो की एक एस रैंक डेंजोन की है और अगर वो उस डेंजोन को जीत जाता है तो उसे एक एलेजर ऑफ लाइफ मिलेगी जिससे वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है और वो काफ़ी मुसीबतों का सामना भी आसानी से कर सकता है। तभी वो काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हुए उस जंजन की गार्ड को हरा देता है। और अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि जिनू हॉस्पिटल में बैठे एलेक्जर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। शायद मैं इसकी मदद से अपनी मोम की इस डिजीज़ को भी ठीक कर सकता हूँ। एलेजर ऑफ लाइफ के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और मेरे पास उनमें से एक भी नहीं है, बट मुझे पता है कि मुझे कहाँ मिलेगी। पर अगर मैं बिना स्ट्रॉन्ग हुए उस कैसल के अंदर गया तो वो एक सुसाइड होगी, तो मुझे अपना लेवल अप करना ही होगा। और यहाँ जिनू यो से एक कैफ़े में मिलता है और उसकी ऑफ़र को मान जाता है और यो ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तब जिनू कहता है कि मैं तुम्हारी उन 19 रैंक मिशंस को कंप्लीट करने में हेल्प करूँगा, मेरी एक कंडीशन है। हाँ ज़रूर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन डेंजन में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि उन सी रैंक डेंजन को सिर्फ हम दोनों ही हराएं, यहाँ तक कि उसके बॉस को भी। पर तुम्हें पता है ना, सी रैंक डेंजन के अंदर एंटर करने के लिए हमारी टीम में कम से कम 8 मेंबर्स होनी चाहिए। तो फिर हम उन लोगों को हायर कर लेंगे जैसे कि हवा डूसू करता था। क्या ये रिस्की नहीं है? इसे इस तरह सोचो कि अगर हम उन दोनों 19 रेड्स के अंदर जाएंगे तो हम उन्हें बिना किसी अनहोनी के क्लियर कर सकते हैं। और एक ऐसी टीम जो कि 19 मिशंस में बिना इंजरी के सारे मिशंस को क्लियर कर सकती है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यह काफ़ी है? हमारे डैड को इम्प्रेस करने के लिए मैं समझ गया, चलो करते हैं बॉस। मैं काफ़ी मेंबर्स और गेट्स का इंतजाम कर लूँगा। और यहाँ हम चा को रनिंग करते हुए देखते हैं और तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। तब वो उसे सामने आने के लिए कहती है। तब वो पर्सन चा की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं बस आपसे बात करने के लिए एक सही मौका ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ट्रेनिंग में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी कर देंगे। यहाँ हम यो को अपने फादर के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। तब यो के फादर कहते हैं गेट्स को अपीयर हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यह दुनिया तब से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी। इस डेंजोन में वो सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सबकी ज़िंदगी की फाउंडेशन अब उन डेंजोन के रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है और सिर्फ हंटर्स ही हैं कि उन वाइटल रिसोर्सेज को वहाँ से इन रिसोर्सेज को ला सकते हैं। और उन हंटर्स को जो मैनेज करता है उन्हें हम हंटर एसोसिएशन कहते हैं। हंटर एसोसिएशन जब भी किसी इंसान के अंदर कोई अवेकनिंग होती है तो वह हंटर एसोसिएशन वाले उन्हें अलग रैंक में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें अपने सिस्टम में रजिस्टर करके उन्हें हैंडल करती है। और जो भी गेट्स ऑप्शन के लिए नहीं जाते हैं उन्हें मैनेज करती है। और यहाँ तक कि अगर डेंजन ब्रेक हो जाए तो उसे डील करने का काम भी इसका ही होता है। पर इस एसोसिएशन का काम स्टेट के काम से ज़्यादा नहीं है। डेंजोन में से जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं मेजली गिल्ड्स करते हैं, जो कि वो बिजनेसेस हैं जो कि इन हंटर्स को इस काम के लिए हायर करती है। और ये गिल्ड्स डेंजोन के रिसोर्सेज को कलेक्ट करके और भी ज़्यादा अमीर हो जाती है। और इन सभी गिल्ड्स में से द हंटर्स गिल्ड, द वाइट टाइगर गिल्ड, द रिपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड, ये 5 गिल्ड्स इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड्स है। और डेंजन रिलेटेड प्रॉफिट्स में इनकी ही मोनोपोली है। पर मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के यह होता हुआ नहीं देख सकता, स्पेशली ये जानते हुए कि ये रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। हमने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, अब यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को भी हैंडल करें और इसे पूरा करने के लिए हम अपनी एक गिल्ड बनानी होगी। तब यो सोचता है अगर ये सच है तो फिर भी एक एस रैंक हंटर्स को मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर की तरह रिक्रूट करने में काफ़ी रिस्क है, जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं। और यहाँ जिनू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और वो नोटिस करता है कि इस बार सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता। जब जिनू सोचता है कि तो मैं इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था मुझे फिर से उन कैसल की तरह वैल्यूएबल्स में से मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए। और जब जिनू देखता है कि उसे उस रैंडम बॉक्स में से बिंगो मिलता है, जिससे जिनू उदास हो जाता है। और जब जिनू अपने स्टेट्स को देखता है, अब इन 3 पॉइंट्स में से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह तो मैं जल्द से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे सी रैंक जज में जाने के लिए यो का वेट करना होगा। पर रुको, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा,
क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, मुझे इससे कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे इससे कोई पॉइंट्स मिलेंगे। और तब जिनू को हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डेंजन की अंदर जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब ये सोचता है कि ये मैसेज तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से आया है, पर इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, क्या मुझे मना कर देना चाहिए? पर मेरा ख्याल से ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। हम यहाँ देखते हैं कि सोन का स्टूडेंट्स सोंग से कहता है, मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बस तुमसे पीटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तो बहुत शर्म वाली बात है कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको हरा सकता हूँ। तुम्हें अभी भी चिंता होती है कि अब तो मुझे अपने हाथ को खोए हुए कितने महीने हो चुके हैं। और तभी सोन को भी डी रैंक डेंजन में जाने की रिक्वेस्ट आती है। तब वो स्टूडेंट्स कहता है कि मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए? और तब सोन को टेम्पल याद आ जाता है। तब वो कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, वैसे भी एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने एक हाथ को खो चुका है, वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा। तब उसका स्टूडेंट कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तब सोन कहता है कि मैंने चाहे अपना एक हाथ खो दिया हो, पर मैंने उस दिन बच गया था, मैंने अपने ज़िंदगी के अच्छे दिन जी लिए, पर अब मैं अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं कि किम को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जिसे नेक्स्ट रेड में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताती है। तब उसका वाइफ कहती है कि अरे क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस हंटर की जॉब को छोड़ देनी चाहिए? यह तो काफ़ी डेंजरस है। क्या आपको लास्ट मिशन याद नहीं? उस रेड के दौरान वो सारे लोग मारे गए थे और सिर्फ तुम ही बचे थे, सही कहा ना? किम हाँ कहता है। तब वो अपने बच्चों को उठाकर कहता है, हमारी बेटी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगी, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मेरे जैसे लो रैंक हंटर को किसी डेंजरस मिशन पर नहीं भेजेंगे, बस एक एक्सेप्शन था। उसकी वाइफ उसे ध्यान रखने को कहकर आई लव यू कहती है। और यहाँ हंटर एसोसिएशन में यहू चाओ से कहता है कि आखिरकार तुमने इन किन पागलों को इकट्ठा किया है। तब चाओ कहता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था, उससे मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। मैंने ये सुना है कि तुमने उनके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाला है, तुम्हारे आंसर सच में अच्छे थे। तो योन को कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी इन बातों को सुनने नहीं आया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह इंटरव्यू तुम्हारे लिए था। अगर हम चेयरमैन गो के ऑफर पर ध्यान दें तो वो एक ग्रेट हंटर थे जो कि अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेट थे। ये सच में मैं कर रहा हूँ। चलो कम से कम तुम्हें यह तो पता चला कि तुम कितने अजीब हो। तो चलो वो छोड़ो, आखिर ये किस बारे में तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं बुलाया होगा कि मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें ऐसे ही चबा कर फेंक दूँ। मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं तुम्हें पता होना चाहिए। योजोन कंस्ट्रक्शन अपनी एक गिल्ड को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही होती है। जब मुझे पता है कि वो काफ़ी टाइम से कुछ सीक्रेट कर रहा था और रूमर से सुने हैं कि वो मेरे गिल्ड में से कुछ लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है तो शायद मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या हम प्लीज़ बकवास कम कर सकते हैं? मैं तुम्हारे आखिर बार पूछ रहा हूँ, आखिर ये किस बारे में है? हम यहाँ पर जूहू को देखते हैं जो कि अपने माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसे हंटर एसोसिएशन को छोड़ने घर वापस आने के लिए कहती है। तब जूहू चिल्लाकर उन्हें चुप करा देती है और कहती है, मैं अपने डिसीजन को खुद से ले सकता हूँ, तो इसलिए मुझे छोड़ दो और फ़ोन को कट कर दो। रोते हुए कहती है, क्या मैं सच में उनके रास्ते में आ रही हूँ? मुझे थोड़ा और कोशिश करना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि जूहू को भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक ओजन में जाने की रिक्वेस्ट आती है। तब यहाँ ये चाओ के पास जा रही होती है और उसे रास्ते में योजोन दिखाई देता है। तब चाओ कहता है कि हंटर चा मैं अपनी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तब मुझे कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक पर्सन ने अप्रोच किया था, तो वो शायद एक न्यू गिल्ड लॉन्च करने जा रहा है और वो चाहते थे कि मैं उनकी गिल्ड को मास्टर बना लूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे यह बता रही हो तो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। तब हाँ कहती है। तब चॉय उसे यह बात बताने के लिए थैंक यू कहता है। मैंने रास्ते में प्रेसिडेंट योन को ही देखा था, आखिरकार आप दोनों क्या बात कर रहे थे? और तब हमें योन हो और चॉय की बात दिखाई जाती है। तब चॉय कहता है कि तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? जेजू आइलैंड, आखिर
आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब से वो रेड फेल हुई है, तब से उसे उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और बस दूर दूर से ही उस पर निगरानी रखी जाती है और हर साल लोगों को वहाँ के एक अपडेट दी जाती है। आइलैंड और उसके डर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या तुमने उसके लिए उन्हें ब्लेम कर रहे हो? चाहे केट्स मेरे लिए जितनी मर्जी कॉमन बन जाए और चाहे इंसान को अल्टीमेट वेपन के तौर पर मेरी जितनी भी तारीफ़ की जाती हो, और फिर मैं भी उस आइलैंड को नहीं भुला सकता और ना ही जो वहाँ पर हुआ था। मैं फ्यूचर में उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी और बाकी लोगों की ज़रूरत है। हमें ताकत, हमारी साथ और लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो तुमने इसी वजह से वो इंटरव्यू रखा था ताकि तुम नए हंटर्स को ट्रेन कर सको। क्या कुछ ऐसा ही है जो तुमने उस आइलैंड पर छोड़ दिया था? तब योनहो को अपनी साथी की मौत याद आती है और वह उसे याद करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तब यहाँ एक इंसान किसी को कहता है कि उन्हें मारना होगा। तब यहाँ हम जिनू को देखते हैं जो कि अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा होता है। तब उसकी बहन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जो कि हर गेट में इतनी जख्मी होकर आता है, जिसे रिकवर होने में काफ़ी हफ्ते लग जाते थे। लगता है वो ट्रेनिंग काम कर रही है। तब जिनू कहता है कि चाहे जो भी हो, अब मैं ठीक ठाक कमाने लगा हूँ, ये अच्छी बात है ना। तब वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी बहन कहती है क्या तुम अपना सामान नहीं लेकर जाओगे? तब जिनू कहता है कि मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं। यहाँ सोंग जाते हुए सोचता है कि मैंने अभी तक अपनी फिजिकल पावर को ओपन नहीं किया है, जिसका मतलब मेरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकता। जो भी मार्शल आर्ट मैंने इतने सालों में सीखी है वो जोन में यूजलेस है। मेरे जैसे स्वॉर्ड मैन को ऐसे शक्तियों का मिलना सच में किस्मत का खेल है, पर मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा। और तभी उसे जिनू दिखाई देता है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे ऐसी जगह पर मिलूँगा, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आखिरकार ये हैंडसम लड़का जाग आ रहा है। तो कुछ ही महीनों में काफ़ी बदल चुकी है और एक टांग जो कि नहीं था, हॉस्पिटल में होश आया तब मेरी टांग वापस आ चुकी थी। अच्छा, तो फिर तुम्हें हाई रैंक सीलर ने तुम्हें ठीक कर दिया होगा, पर जो भी हो तुम्हें ऐसा बिल्कुल ठीक देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पर मिस्टर सोंग, आपकी बाजू को इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इतना सोचो मत। मुझे पता है हंटर एसोसिएशन में से किसी ने मुझे बताया था कि तुम जिंदा हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। पर आखिरकार मास्टर सोन, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ से अर्जेंट बुलाया गया है। क्या आपको भी बुलाया गया है? और तब वो लोग एक डंजोन के पास पहुँचते हैं